जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। एक्सरसाइज हमारी जो है वो 4.6 है। 4.6 में बच्चे बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बस समझिएगा यहाँ से। अब मैं अभी तक मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, अब मैं उन डिटर्मिनेंटों का अनुप्रयोग पढ़ूंगा। अनुप्रयोग मतलब यूज पढ़ूंगा, ठीक। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। कक्षा 10 की यदि बात करें तो हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर में रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण, तीन चर में रैखिक समीकरण, चार, यानी इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो हमारी एक्सरसाइज 4.6 डिपेंड है, निर्भर है, वो है तीन चर में रैखिक समीकरण पर डिपेंड रहेगी। दो चर भी हो सकते हैं, तीन चर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास जो होगा वो तीन चर के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। हो सकता है चार भी चर का भी आ सकता है। तो देखो एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, 10 आए, कुछ भी आए, रूल हमारा सेम चलेगा, ठीक। समझिएगा ध्यान से बच्चे। अगर मैं बात करूं तो कोई हमारा लीनियर इक्वेशन जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस, ये बच्चे अगर दो होता तो प्लस सी बराबर 0 कर देते, ऐसे कर देते, ठीक। अगर दो चर में रहा होता तब सी हमारा यहाँ कांस्टेंट कर जाता। लेकिन अगर तीन चर में है तो ax प्लस by प्लस cz बराबर cz, यहाँ पे कोई नंबर ले मान लेते हैं, प्लस d बराबर 0 के फॉर्म में होगा। जगह बचे ध्यान। अगर कोई तीन चर में रैखिक समीकरण है, देखिए एक चर, दो चर, तीन चर, कोई नंबर हो तो होगा एक, है कि नहीं। तो यहां समझिएगा, अरे दो चर में रैखिक समीकरण जैसे तुम लोग पढ़े थे ना, 2x प्लस 3y बराबर 4 होता था कि नहीं, 4 होता था। इसे देखो 2x प्लस 3y, ये इधर आता तो -4 बनता था कि नहीं बनता। देखो एक चर, दो चर, एक कांस्टेंट भी तो हुआ करता था। तो तीन चर में रैखिक समीकरण की यदि हम बात करें होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, ठीक। अब अगर बच्चे मान लेते हैं अगर ये एक समीकरण दिया होता तो ax प्लस b, विनय कुमार इधर अपने विनय का प्रयोग इधर, तो तब तो हम एक ही मान लेते हैं। लेकिन अगर दो तीन समीकरण दे दिया तब हमको अगर मान लेते हैं दो तीन समीकरण दे दिया और सब में मैंने ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 लिखा, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों चीज सेम है ना। तो ये बच्चे समझिएगा, इनमें हम अंतर करने के लिए मान लेते हैं ax1 by1 cz1 d1, सबको हमने और इस कांस्टेंट को हम उधर उठा लेके चलते हैं और इसको जाएगा उधर, फिर इसको निगलेक्ट करके हम क्या काम करते हैं, पहले इसको मान लेते हैं d था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बराबर उधर जाएगा तो माइनस का, और इसे हटा करके हमने माइनस को हटा करके हमने क्या काम किया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बराबर इसको हमने मान लिया d। इस कांस्टेंट को पूरे माइनस डी को हमने क्या लेट कर लिया, डी। बस भाई ये हमारा हो गया। अगर एक सब विनय कुमार अपने विनय का प्रयोग बार बार कह रहा हूँ इधर करो, नहीं भी विनय विवेक दोनों काम नहीं देंगे। तो यहाँ समझिए ये एक समीकरण की बात होगी तब। अगर दो तीन समीकरण दिया तो हम क्या काम करते हैं, अरे उल्टा दे दिया, क्या हो उल्टा दे दिया हमने, a1x b1y c1z, उल्टा नंबर दे दिया, a1x b1y c1z, a1 b1 c1। अब अगर दूसरा समीकरण हमारा होगा तो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर इसको हमने मान लिया d2। फिर मान लेते हैं तीसरा समीकरण होगा a3x b3y c3z बराबर d3, ठीक। अब बच्चे देखो, इसको अगर हम मैट्रिक्स का फॉर्म दें तो हमारा मैट्रिक्स इसमें बनता क्या क्या है, देखो ध्यान। ये हमारा बनता है ए मैट्रिक्स,
जो हमारे एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं वो हमारे ए मैट्रिक का तैयार करते हैं, ए मैट्रिक को तैयार करते हैं। जैसे देखो यहाँ एक्स का गुणांक कितना है a1, तो पहले रो में क्या बना a1। यहाँ y का गुणांक कितना है, यहाँ क्या है, हो गया c। बात सुनाई, यानी पहला रो हमारे पहले इक्वेशन से तैयार हो जाएगा। बात सुनाई। दूसरा देखो यहाँ क्या है बच्चे का, एक्स गुणांक कितना है a2, फिर यहाँ कितना है b2, यहाँ कितना है c2। दूसरे समीकरण से हमारा दूसरा रो तैयार हो। तीसरे समीकरण से यदि हम बात करें, यहाँ कितना है a3 b3 c3, ये हमारा बनकर के तैयार होगा मैट्रिक्स ए। देखो मैट्रिक्स ए कैसे तैयार करेंगे, हमको समीकरण देगा ऐसे ऐसे 2-3 समीकरण हमको देगा। तो जो हमारे एक्स वाई और गुणांक के एक्स और वाई के एक्स वाई और जेड के जो गुणांक होंगे वो हमारे ए मैट्रिक्स को तैयार करेंगे। बस वही नहीं, उसका जो गुणांक होगा किसको तैयार करेगा, ए मैट्रिक्स। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें एक्स मैट्रिक हमारी होती है, इसमें आया हुआ जो चर होगा वो हमारे एक्स मैट्रिक को तैयार करेगा। देखो चर आया क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वही नहीं आया है। और इसको हम लोग लिखते हैं कॉलम के फॉर्म में, एक्स वाई। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा बनता है बी मैट्रिक। बी मैट्रिक होता है जो हमारा कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है हमारे बी मैट्रिक को तैयार करता है। जैसे D1 D2 D3, ठीक। अब ऐसे दे करके बच्चे हमें कहेगा क्या आलोक मिश्रा कि एक्स वाई और जेड का मान बताइए, वो भी किसका प्रयोग करके, मैट्रिक्स का प्रयोग करके, डिटरमिनेंट का प्रयोग करके, ठीक। यही डिटरमिनेंट चैप्टर है। तो यहाँ समझो ध्यान से, इतनी बात सब कन्फर्म हुई कि नहीं। अगर हमारा समीकरण दिया रहेगा, जो हमारा पहले समीकरण का एक्स गुणांक होंगे, वाई गुणांक होंगे, जेड के गुणांक होंगे, वो पहले रो को बनाएंगे, हमारे दूसरे का जो होगा दूसरे का, तीसरे का होगा तीसरे का, और जो हमारा चर आया रहेगा वो हमारा एक्स मैट्रिक बनाएगा, और जो हमारा कांस्टेंट आया रहेगा वो हमारा। बात कंफर्म हुई थी। अब समझो बच्चे ध्यान से, इतना समीकरण हमको देने के बाद करेगा क्या, कहेगा कि आप क्या काम करिए कि एक्स वाई और जेड का मान बताइए। किसका, एक्स वाई और जेड का मान। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से कि हम उस समीकरणों में आए हुए चर का मान निकालेंगे कैसे। तो एक फार्मूला होता है बच्चे, फार्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स इस पर डिपेंडेंट इक्वेशन 8 नंबर का आना अनिवार्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नहीं जय साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप नितिन पूछ रहे थे कि सर आबी विधि का है, आबी विधि का है, तुम्हें पूछ रहे थे पेपर में जो आया था, आए नितिन आबी विधि जो पूछ रहे थे वही चीज आ गया यहाँ पे, ठीक। 8 नंबर वाला। तो दे बच्चे, अब हमने देखा कि एक्स तो मैं अपने मैट्रिक्स से ही निकाल सकता हूँ, बी तो मैं अपने मैट्रिक्स से ही निकाल सकता हूँ, लेकिन हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ए। किसकी, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, अभी पिछले ही चैप्टर में हम लोग सीख करके, सॉरी पिछले ही एक्सरसाइज में हम लोग सीख करके आए हैं। इनवर्स निकालने का हमने 3 तरीका सीखा था। एक सीखा था ए बराबर आई ए से, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। दूसरा हमने सीखा था डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में कि ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ए एडज्वाइन। अब एडज्वाइन ये क्या होता है, सखंडज होता है। सखंडज कैसे निकलता है वो हमने उसके पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, ठीक, जिसमें हमने सीखा था उपसारणिक और सहखंड, है ना। यहाँ समझो सहदेव कुमार, तो हमका एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका भी हमने कल 2-3 क्वेश्चन किया, जिसमें देता था कि भैया a² - 5a + 7i
ऐसे बराबर 0 रो करके कहता था इसकी सहायता से आप इनवर्स फाइंड करिए। इसमें हम क्या काम करते थे, दोनों पक्ष में ए इनवर्स से गुणा करते थे और सॉल्व वगैरह करके इनवर्स फाइंड करते थे, जो हमने कल फाइंड किया था। 3 तरीका हो गया यानी कुल मिलाकर, लेकिन हम इसको जो सॉल्व करेंगे इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सरल यही तरीका है। ये बराबर आइए से करेंगे तो आई बनाते बनाते बहुत वक्त लग जाएगा। तो चलिए बच्चे समझिएगा। अब देखो समीकरण निकाय जो होगा वो कभी संगत होगा कभी असंगत। समीकरण निकाय मतलब जो समीकरणवा दिए बा ओकर हल होए या हल न हो। तो जब ओकर हल होगा, समीकरणों का हल होगा, तो निकाय जो होगा वो क्या होगा, समीकरण निकाय जो होगा वो संगत होगा। और जब हल नहीं होगा तो असंगत। असंगत हल होगा तो संगत, हल नहीं होगा तो असंगत। बस यही 2 बातें इसमें इंट्रोडक्शन में था और कुछ नहीं था। हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसी बहाने से हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका डाउट वगैरह भी जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बच्चे करा प्रश्न 1 से 6 तक दिए गए समीकरण निकाय का समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। संगत या असंगत बताना है। ये बच्चे अभी हमने आपको बताया कि हल होगा तो संगत, हल नहीं होगा तो, लेकिन हल पूरा ज्ञात करना बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो ये बच्चे हमने देखा कि हल उसका तब होगा, इस चीज को फॉलो करना चाहिए। वो ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो एक्स तो हमारे पास क्वेश्चन से ही आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए इनवर्स हमको निकालना पड़ेगा। और इनवर्स वाले भी हमने चैप्टर में सीखा था कि कब इनवर्स का अस्तित्व होगा, कब इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो कब होगा, हाँ इनका डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनांट ए हमारा 0 के बराबर आ जाता है तो अस्तित्व नहीं होगा। जब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो हम सॉल्व कैसे करबे, तो समीकरण निकाय जो होगा वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और डिटर्मिनांट ए अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो समीकरण निकाय असंगत हो जाएगा, और 0 के बराबर नहीं आएगा, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, तो समीकरण निकाय हमारा क्या हो जाएगा, संगत। यानी हल होगा तो संगत, हल नहीं होगा तो। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं और संगत असंगत को बता देते हैं। तो पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चे, तो हमको दिया है पहला क्वेश्चन दिया है हमको x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3। बस हो गया, क्या समझेगा ये बच्चे, ये 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। हमने बताया था आपको, हमने बताया इसके अभी जस्ट इसके पहले बताया हमने कि जवन x के गुणांक होता है, जो y के गुणांक होता है। पहले समीकरण वाला हमारा रो फर्स्ट बना था डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के लिए। देखो मैट्रिक्स ए हमारी क्या बनेगी, एक्स गुणांक का कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो पहला रो हमारा बन करके तैयार हो गया। इसमें दूसरे रो के लिए एक्स गुणांक 2, वाई गुणांक 3, ये हमारी मैट्रिक्स ए बन के तैयार हो गई। अब अगर हम एक्स मैट्रिक्स की बात करें कितना हो जाएगा, एक्स और वाई, क्योंकि केवल 2 चर आए हैं। और बी हमारा क्या बनेगा, 2 और 3। ये सारा चीज हमने निकाल लिया। अब हमको चेक करना है कि ए जो है कि समीकरण निकाय संगत होगा कि असंगत। तो निकालेंगे डिटर्मिनांट ए बराबर 2/2 का डिटर्मिनांट हमने निकालना सीखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के 3, घटाने के लिए माइनस, 2 दूना 4। डिटर्मिनांट ए बराबर -1 और डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू, तो समीकरण निकाय हमारा जो होगा वो क्या होगा, संगत। समीकरण निकाय संगत है, हो गया। दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा बताए छोड़ दें, दूसरा वैसे है और तीसरा वैसे 2/2 की है। चौथा बता देते हैं।
अरे तुम्हें आ रहा है, आपको बता दिया, और किसी को नहीं आया तो। चलिए बच्चे देखो, इसलिए छोड़ दिया दूसरा और तीसरा, कहा कि सेम टू सेम वैसे है, बस अगर आपको गुणा भाग आ रहा है बस 2/2 की बन रही है, बना लोगे ना तुम लोग? हो जाएगा सर, नहीं बना पाओगे? हो जाएगा, नहीं बना पाओगे? चलो अच्छा फटाक से करा देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करा देंगे। 2x - y बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 4। ये बच्चे ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा 2 - 1 1 1, और x बनेगा हमारा x और y, और b हमारा बनेगा 4 और 5 और 4। चलिए बच्चे डिटरमिनेंट a निकालते हैं। क्या काम करेंगे? 2 1 के 2 घटाने के लिए माइनस 1 1 के किसको घटा रहे हैं? माइनस को 1 हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया 3। डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0। समीकरण निकाय का संगत समीकरण निकाय संगत है। चलो बच्चे चौथा समझते हैं, क्या बोलो तो? तीसरा x प्लस 3y पूरा बताया जाएगा। 2x प्लस 6y बराबर 2x प्लस 6y बराबर 8। ये बच्चे हमारे ए मैट्रिक्स बनेगा 1 3 2 6। x बन जाएगा हमारा xy, और b हमारा बन जाएगा b बराबर हो जाएगा 5 और। ये बच्चे देखो डिटरमिनेंट ए हमारा बनेगा 6 के 6 माइनस 2 तिहाई 6। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब 0 है तो समीकरण निकाय असंगत है। समीकरण निकाय असंगत है। चलो हम लोग समझते हैं चौथा ध्यान से 3/3 का है। ए बच्चे चौथा देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2। ax प्लस ay ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4 है। बच्चे समझ घबराइएगा मत, ध्यान से समझिएगा, कुछ कोई कट नहीं हुई चीज है। हमारा ए मैट्रिक्स जो बनेगा ये बच्चे x गुणांक 1 y गुणांक 1 z गुणांक 1, तो 1 1 1 क्या हो जाएगा? 2 y का 3 z का 2। यहाँ x का गुणांक a, y का गुणांक a, z का गुणांक 2 है। ठीक, अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हम निकालेंगे x मैट्रिक्स क्या बनेगा? x y z, समझ तो जाए x y z। बी मैट्रिक हमारा क्या बनेगा? 1 2 4। समझो ध्यान से बच्चे, आप जो बच्चे जानते अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो समझो ध्यान से कि 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। अमन खरवा देखो बच्चे ध्यान से, यहाँ करेंगे हम डिटरमिनेंट a बराबर सबसे बच्चे देखो 3/3 का, चाहे तो हम R1 के अनुसार करते हैं, R2 के अनुसार, R3 के अनुसार, C1 C2 C3 किसी के भी अनुसार प्रश्न करेंगे, सेम चीज आएगा, सेम आएगा। yes. अब अगर और बहुत अच्छे डिटेल से सीखना चाहते हो तो पिछले एक्सरसाइज जरूर देखें। ये बच्चे लिखेंगे R1 के अनुसार प्रसरण करने पर ए बच्चे बात नहीं, जब R1 के अनुसार प्रसरण करेंगे तब तो समझेगा ध्यान से। डिटरमिनेंट a बराबर, जब मैं इस 1 को लूंगा तो समझिए ध्यान से, हमने 1 को लिया तो हमारा ये छूट गया और ये छूट गया,
2 तिहाई 6A माइनस 2A। ठीक, समझो ध्यान से। ये बच्चे R1 के लिए साइन चलता है प्लस माइनस प्लस। यहाँ ऐसे समझो, अगर आप कभी भूल जाते हो, कंफ्यूजन पैदा हो, बताया आपको तरीका कि कैसा है। पहले रो का पहला एलिमेंट यानी ये है A11, जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो सम है। सम आए तो प्लस होता है, विषम आए तो। अब अगर देखो इसको लेंगे हम, तो पहले रो में दूसरे कॉलम में यानी A12 है, 2 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है, विषम। तो विषम हो गया तो क्या होगा, माइनस। तो देखो हमने -1 को लिया, 1 को लिया क्योंकि साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, तो 1 को लिया बच्चे, ये छूटा ये छूटा, 2 दूना 4A, इसको गुणा करेंगे -2, फिर प्लस माइनस प्लस, +1 हमने लिया, ये छूट गया ये छूट गया, 2A, इसका गुणा करेंगे -3। यहाँ समझो ध्यान से। अमन भाग तुम्हें ऐसे इधर इधर को कब से कह रहा है तो नहीं सुना, बस जा रहा है। एक ही लंकेश डिटर्मिनांट A बराबर 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जाएगा 4A, यहाँ 4 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 2A, लेकिन माइनस वाला गुणा करें तो माइनस का 2A करेगा। 1 का गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस का A। तो देखो बच्चे 4A दोनों माइनस में जुड़ जाए, -3A घटाई दे तो आई तो A, ई जोन बाई 0 के बराबर, डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। समीकरण निकाय संगत। चलिए 5वां प्रश्न समझ लेते हैं। छोड़ दे, कर लोगे तुम लोग। चलो अच्छा, 5वां और 6वां कर लेना। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान पूर्वक निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इनवर्स है, ये 7वें से 14वें तक में एक क्वेश्चन आना फिक्स है, बता दे तुमको पता है, जब अच्छे से पढ़ लेना। नहीं तुम प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर खूब देख लो अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं तैयार किए तो तुम अपना 8 नंबर जानते हुए छोड़ रहे हो। अब तुमसे मूर्ख कौन हो सकता है, जो तुमको पता है कि अब वही करेगा और तब तुम मूर्खतापन करो। भैया तुमसे अब कोई जादू मंत्र तो तुमको बताना नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं बच्चे ध्यान से। देखो सबसे पहले हमको इक्वेशन दिया है 5x प्लस 2y बराबर 4। अगला समीकरण दिया है 7x प्लस 3y। अब इतना दे दिया तो जैसे हम 1 से लेकर 6वें तक हमने मैट्रिक्स A फाइंड किया, मैट्रिक्स X फाइंड किया विनीत चौरसिया, मैट्रिक्स B फाइंड किया, इतना प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। और A X या B फाइंड करना कोई कठिन काम नहीं है, वो मैट्रिक्स देख करके हम लोग समीकरण देख करके हम लोग बता सकते हैं। हाँ अभी पहले तो आव्यू तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। आव्यू A हमारा क्या बनेगा, ये देखो पहले समीकरण से हमारा पहला रो तैयार होता है 5, दूसरे समीकरण 7, मैट्रिक्स A हमारे पास आ गई। X मैट्रिक्स की यदि हम बात करें, X और B मैट्रिक्स हमारी जो बन रही है देख, अभी हमने शुरुआत में ही बताया इसे सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है x बराबर A इनवर्स B। हमारे पास परवेश कुमार x अवेलेबल है, हमारे पास B अवेलेबल है, लेकिन A इनवर्स तो पहले तो हमको A इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब अरे हाँ यार
अब कह दिए सब्जी बनाओ, तो कहाँ कहे आलू लाओ, कहाँ कहे तेल लाओ, कहाँ कहे मरचा लाओ। सिर्फ सब्जी बना के है ना। तो जब कुल ना कहे, कुल ना कहे, आप भी विधि मतलब ये विधि हो गई, आप भी विधि से सॉल्व करो। देखा तो हमके ए इनवर्स के आवश्यकता पड़े वाली बात। अब ए इनवर्स के निकाले से पहले हमें डिटर्मिनेंट ए की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडज्वाइन ई। हमने देखा कि ए इनवर्स निकालने के लिए काफी तामझाम करना पड़ेगा। कहाँ ए ऐसे होता है, एडज्वाइन ए बराबर कोनो मैट्रिक्स रहे, अगर परिवर्त कर देवे तो परिवर्त करे के बाद हमारा आ जाता है एडज्वाइन ए आवत है ना, कुछ आवत है इसे ठीक। तो हमने देखा कि हमको पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा, फिर एडज्वाइन निकालना होगा। अब एडज्वाइन निकालने से पहले सखंड निकालना होगा। तो पिछला देखो जितना पढ़ते आ रहे हो सबको जोड़ते चले आ रहा है। तो पिछला इसलिए आवश्यक है कि पिछला अवश्य ही पढ़े, नहीं तो अगला नहीं समझ में आने वाला है। तो देखो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट ए निकालना कोई कठिन काम नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 7 दूनी 14, डिटर्मिनेंट ए बराबर ई। चलो, लेकिन इतने से इनवर्स तो नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको एडज्वाइन चाहिए। तो मैंने 2/2 का एडज्वाइन निकालना शॉर्टकट तरीका बताया था, वही लगा देते हम लोग। बाकी लॉन्ग वाला देखना है तो वो जा करके हमने दोनों के तरीकों को एक्सप्लेन किया, पिछला देखिए बताते भैया। 3/3 का रहेगा तो ट्रिक लग जाएगी जो नहीं केवल 2/2 पर लगेगा, 2/2। चलो, परवेश ने कहा कि सर उसी मेथड से बता दीजिए, जैसे 3, 4 जोन हो तो कुल हो तो वही मेथड से। तो चलिए उसी मेथड से निकाल देते हैं। एडज्वाइन एप्लीकेट वाला तो सरल है, यही बता दे रहे हैं। देखो बच्चे, एडज्वाइन हम निकालते कैसे हैं? एडज्वाइन ए, ध्यान से सुनो ध्यान से दुनिया वाले। चलिए यहाँ समझिए, गाना है ना कैसे, सुनो ध्यान से दुनिया वाले, बुरी नजर ना हम पर डालो, हम हैं हिंदुस्तानी। चलिए यहाँ समझिएगा, ध्यान से बात ना करें। हाँ, हम हैं हिंदुस्तानी, ऐसे है ना करके। तो चलिए ए बच्चे, कैसे एडज्वाइन ए निकाला जाता है उस पर आ जाते हैं। अवनीश, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। हाँ, समझिएगा कैसे। जो बच्चे एडज्वाइन निकालना क्लास में नहीं रहे तो वो ध्यान से समझे, सीख जाओगे। और पिछला वीडियो देख लेना और अच्छे से सीख जाओगे। अब यहाँ चल रहा है तो ध्यान से समझो। नहीं, मैं चाहता तो बिगड़ लगाता तो तुरंत फट से सॉल्व हो जाता, लेकिन तुमको सिखा रहा हूँ, फिर से एक बार मौका दे रहा हूँ। तो देखो कैसे निकालते हैं। ए बच्चे, अगर मैं बात करूँ, तुम्हारा एडज्वाइन ए का फार्मूला होता है, अगर 2/2 की है तब तो A11, A12, A13, A21, A22 और इसका परिवर्त, डैश मतलब इसका परिवर्त। अभी जान तक कैपिटल ए हवाई का, कैपिटल ए हवाई सखंड। अब देखो सखंड निकालते कैसे हैं, ये 2/2 का, समझो ध्यान से। देखो बच्चे, सबसे पहले हम इसको लेंगे, तो ये बताओ कैसरे रो कैसरे कॉलम में है? पहले रो और पहले कॉलम, यानी है A11। मैं निकाल रहा हूँ A1, ध्यान से समझो। एक और एक दो होता है सम, तो कहाँ आएगा प्लस। देखो, जब हमने इसको लिया, यानी 5 को लिया, तो हमारा ये छूट गया और ये छूट गया, बचा कौन? A11 हमारा कितना हो गया? 3। तो देखो फार्मूला वही है ना। फिर मैं निकालूंगा A12, देखो 1 और 2 तो आ गया माइनस। A12 विनीत है कौन? A12 हमारा ये है, तो ये छूट गया और ये छूट गया, बचा का 7, हो जाएगा -7। अब निकालूंगा मैं A21,
तो देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है, विषम, तो हो जाएगा माइनस। ये लंकेश और दोनों भागा से दलित कहीं का, ये समझा रहे थे। सीधा हो पहले तुम, सीधा हो पहले तुम, और तुमको मारेंगे, हम आएंगे तोड़ देंगे, तुमको भी मरोड़ देंगे हम। आगे बैठा देना। इधर इधर एकदम आता जाता कुछ नहीं, एकदम बतिया ही रहा है। गधा नहीं देख रहे कौन सी मीटिंग तुम लोग किया जो नहीं खत्म हो पा रही। गधा कहीं का। देखो बच्चे A21 निकालेंगे तो 2 और 1 3, और तब विषम, विषम के बाद माइनस में। देखो तो हमने दिया A21 यानी दूसरा रो पहला क्रम, ये वाला एलिमेंट हमारा है, इसको लेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, बचा कितना आ जाएगा -2। अब निकालेंगे A22 तो आ रहा है सम, प्लस रहेगा। इसको लिया हमने तो ये छूट गया, ये छूट गया, कितना हो गया 5 या -2 और 5। देखो और यहाँ लगाएंगे हम परिवर्त। अब परिवर्त तो होता क्या है, इसको भी हमने पढ़ा है, रो को कॉलम में चेंज कर दो और चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो हो जाएगा एडज्वाइन A बराबर, कॉलम को रो में चेंज करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने सिखाया बच्चे पिछले वीडियो में। देखो कॉलम को अगर हम रो में चेंज करेंगे, इधर समझो विनीत पाल, तो ये जब कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो ऐसे घूमता, ऐसे ऐसे घूमता, ठीक। अरे इधर समझो यार, वो हवा चल रहा था, लड़ रहा, तुम इधर नहीं ध्यान दे पाए, ऊपर देख रहे थे। ये ऐसे घूमेगा, ऐसे तो जाएगा 3 -2। इसको भी घुमाएंगे, देखो बताया कॉलम ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे -7 5, ये हमारा हो गया एडज्वाइन A। अब अगर मैं चाहता कि इतना तामझाम न करना पड़े, डायरेक्ट मैं 2/2 का एडज्वाइन निकाल सकता था। देखो कैसे, एडज्वाइन A बराबर, ए बच्चे इस वाले विकर्ण का अवयव चेंज कर दो, 3 को वहां लेके चले जाओ, 5 को यहाँ, तो हो जाएगा 3 और 5। बाकी इसका साइन चेंज कर दो, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, हो गया -7 -2। देखो यही चीज यहाँ है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। यानी 2/2 का रहेगा तो हम लोग अवनीश डायरेक्ट ये वाला प्रयोग करेंगे। इस वाले देखो, इस वाले डायगोनल्स का अवयव चेंज कर देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, और इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो चलिए हमारे पास लगभग डिटर्मिनेंट A, एडज्वाइन A, सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मैं A इनवर्स से निकाल लेता हूँ, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे। A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडज्वाइन A। तो चलिए बच्चे ध्यान से समझिएगा, हम क्या काम करते हैं, रखते हैं वैल्यू। A इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट A हमारा कितना है 1/1, बाकी एडज्वाइन को हमने फाइंड किया है 3 -2 -7। तो देखो 1/1 से गुणा करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जाएगा A इनवर्स बराबर 3 -2 -7, ठीक। अब चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आलोक मिश्रा, x बराबर A इनवर्स भी सारा चीज हमारे पास है, रख देते हैं वैल्यू। x हमारा कितना है बच्चे, x और y है, बाकी A इनवर्स कितना है 3 और -2 है, -7 और 5 है, बाकी B हमारे पास है बच्चे कितना 4 और 5। तो हम जानते हैं जब गुणा करते हैं तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा x y बराबर, देखो ध्यान से सुनो, पहले का रो दूसरे का कॉलम, 3 चौक 12 -10, पहले रो का पहले कॉलम के साथ गुणा हो गया, अब दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ, -7 चौक 28 और 5 25। तो ये बच्चे समझो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारा x y बराबर, ये बच्चे 12 में से 2 गया 10 गया तो 2, और ये हो जाएगा -3। अब हमने शुरुआत में ही पढ़ा था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, अगर 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अवयव भी बराबर होते हैं। तो x बराबर 2 और y बराबर, ये देखो हमने x और y का मान निकाल दिया
और कैसे आव्यूह का प्रयोग करके। बाकी हम लोग तो पढ़े हैं विलोपन विधि, सॉल्व कर सकते थे, वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन कहा गया था कि आव्यूह विधि का प्रयोग करते हुए तब आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये बच्चे जहां तक आप लगा सकते हैं वहां तक लगाते रहिएगा, बाकी हम बताओ करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।